यू अबाउट द गेम थ्योरी. गेम थ्योरी के बारे में जस्ट एक ब्रीफ में बता रहे हैं. सी why a game in industry or in economics, why we are actually studying game. गेम थ्योरी का मतलब क्या है? गेम थ्योरी का सिंपल सा मतलब है that गेम थ्योरी is a mathematical decision making model. गेम थ्योरी का जो entire concept है, this revolves around a mathematics. So it is definitely a mathematical model. नाउ व्हाई दिस मॉडल, ये जो गेम थ्योरी हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्हाई टू स्टडी दिस. इकोनॉमिक्स क्यों करते हैं हम लोग? पूरा जो इकोनॉमिक्स है या ऑपरेशन रिसर्च एज अ सब्जेक्ट है, या सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग को क्या कॉन्सेंट्रेशन है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और उससे हमको मैक्सिमाइज करना है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को. ठीक है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है और अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है. एनीथिंग, मेरी जो इंटेंशंस है या मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कुड बी एनीथिंग. আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কৌস্তবী? Yes, ma'am. ওকে, ঠিক আছে, এবার আমি কন্টিনিউ করছি. সো when we are talking about game theory, actually game theory is what we discuss game theory in different aspect like social studies or economics, in quantitative techniques, operation research, हर जगह पर इसको पढ़ते हैं. बट इसका मेन इंटेंशन क्या है? दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल. ये तो क्लियर है, जैसे ही आपको मैथमेटिक्स में आएंगे तो समझ में आएगा. मैथमेटिकल मॉडल ऑफ व्हाट? मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, इट इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग. हम लोग को पता है ये जो इंटायर मैनेजमेंट एमबीए जो आप कर रहे हो, दिस रिवॉल्व्स अराउंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस दैट वी हैव टू टेक. एज अ मैनेजर यू विल हैव टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस. अब वो डिसीजंस में आपको इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे. इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा सबसे बेस्ट होगा? मुझे क्या करना है? वी हैव टू चूज अमॉन्ग दी बेस्ट. बेस्ट वन को हमको चूज करना है. जो ऑल्टरनेटिव्स इतने सारे हैं उसमें से बेस्ट हमको चूज करना है. ये बेस्ट को चूज कैसे करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा प्लान ऑफ एक्शन इज बेस्ट फॉर मी. नाउ बेस्ट फॉर मी होने से तो सिर्फ नहीं चलेगा, then तो we'll call it as only strategic planning or planning process. But when we are considering strategy or a plan of action, I am not in isolation. I am not working in isolation. See, if I am working in an industry, अगर एक industry, suppose this is an education industry, एजुकेशन इंडस्ट्री में भी एमबीए टीचर्स की इंडस्ट्री, तो मैं सपोज इस इंडस्ट्री में प्लेयर्स की बात कर रही हूँ. there are various institutions that are operating. There are various MBA teachers who are operating individually. There are professionals, consultants, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हैं. अब मैं किसके संग कॉम्पीट कर रही हूँ? इंस्टीट्यूट्स के संग मैं कॉम्पीट नहीं कर रही हूँ. मेरा कॉम्पिटिटर्स कौन होगा? जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जो सिर्फ प्रोफेशनल्स टीचर्स हैं. तो मैं सपोज मेरे एज पर माई बेंचमार्किंग मैं इनके संग कॉम्पीट कर रही हूँ. नाउ जैसे शतरंज में क्या होता है, तुम्हारा मेरा जो ओपोनेंट है वो मैं और वो खेल रहे हैं. तो ये इंडस्ट्री भी, जो इंडस्ट्री है या जो एंटायर मार्केट जिसको मैं बोल रही हूँ, ये एक मेरा प्लेग्राउंड समझ लो. इस प्लेग्राउंड में मैं भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ले रही हूँ और ये भी कुछ ना कुछ काउंटर स्ट्रैटेजी लेगा, ये भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लेगा. क्यों लेगा? क्योंकि हो सकता है, अभी जब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जहाँ पे 2-3 प्लेयर रहेंगे या 2 प्लेयर को ही लेकर चलती हूँ मैं. सो सपोज अगर मैं और ये 2 प्लेयर है, मेरा मार्केट इतना है, अभी मेरा मार्केट, मैं ए हूँ, मेरा मार्केट इतना है, और ये बी है, उसका मार्केट ये है. ये बीच वाला मार्केट खाली है, ये सेगमेंट छूटा हुआ है, लेफ्ट सेगमेंट. ठीक है, इसको मैं निक सेगमेंट भी पकड़ लेती हूँ कि चलो ये छूटा ही हुआ है बिल्कुल. तो अभी क्या है, मैंने अगर सपोज मैं बैठी हुई हूँ, आई एम सिटिंग आइडल, और बी ने स्ट्रैटेजी ली कि इस स्पेस को, ये जो लेफ्ट आउट मार्केट सेगमेंट है, उसको वो कैप्चर करना चाहता है. देन इन दैट केस, अगर मैं, इफ आई एम सिटिंग आइडल, देन व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी? ये तो प्रोबेबल है ना कि ये धीरे धीरे ये मेरे सेगमेंट में घुस सकता है. तो डेफिनेटली आई हैव टू बी रिएक्टिव इन दैट. मुझे कुछ ना कुछ रिएक्ट कर. जैसे बी ने क्या किया, ही टेक्स द प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी. उसने प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ली इस मार्केट को टैप करने का. प्रोएक्टिव मतलब एक स्ट्रैटेजी लिया. प्रोएक्टिव एग्जाम के पहले ही पढ़ना शुरू कर दिया. अभी ये मैंने क्या किया, मैंने इन रिस्पॉन्स टू दिस, मैंने देखा बी ये स्ट्रैटेजी ले रहा है, यहाँ तक कैप्चर कर चुका है. अब अगर मैं बैठी हुई हूँ, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो प्रोबेबिलिटी है कि मेरे मार्केट पे भी वो मेरा भी कस्टमर को ले लेगा. तो आई हैव टू रिएक्ट टू दिस स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. ठीक है. नाउ ये प्रोएक्टिव हो या रिएक्टिव हो, व्हाटएवर द स्ट्रैटेजीज आर, ये जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं,
जैसे शतरंज में क्या हुआ, मैंने एक चाल चली, तुमने एक चाल चली, तो ये जो चाल है ना इसको हम लोग मूव बोलते हैं, मूव्स या स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसी को हम लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो ये मेरा एंटायर हो गया मार्केट, ये हम लोग हो गए छोटे छोटे प्लेयर्स, और ये जो एंटायर जो स्ट्रैटेजी का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग कर रहे हैं, द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड द प्रोसेस, इसको हम लोग बोल रहे हैं गेम, ठीक है। इसके कुछ डेफिनेशंस एक बार मैं बता दे रही हूँ, छोटे छोटे चीजें। तो गेम थ्योरी को हम लोग मैथमेटिकल मॉडल के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, बेसिक समझ में आ गया। नाउ देयर आर few definitions that we need to consider. Let me write down few points. देखो, फर्स्ट थिंग, इफ मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, इफ आई मूव इन एन इंडस्ट्री और एनी कंपनी, मैं अपने बारे में बात करूँ, इफ आई मूव एन इंडस्ट्री, देन आई नीड टू कंसिडर द स्ट्रैटेजीज ऑफ माई ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स की स्ट्रैटेजी को मुझे कंसिडर करनी होगी, है ना। अगर ओपोनेंट्स की स्ट्रैटेजी को हम कंसिडर नहीं करते हैं, देन डेफिनेटली मेरे लिए टिकना वहां पे मुश्किल होता है। नाउ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन कैसी होती है, जब हमको कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। डिसीजन मेकिंग सिचुएशन कुड बी डिटर्मिनिस्टिक, आराम से मैं डिटर्मिनिस्टिक कर सकती हूँ, मतलब क्या हुआ, मैं आसानी से डिटरमाइन कर सकती हूँ, मेरे पास चांसेस हैं, मुझे पता है कि व्हाट आई एम विलिंग टू डू, व्हाट आई विल गेट, दिस इज डिटर्मिनिस्टिक, आई कैन इजीली डिटरमाइन कि मेरे संग ये होगा, मैं ये कर सकती हूँ। सेकेंड इज दी प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक मतलब आप एक रेंज में आ गई, कल मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना कि 0 to 100 में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। और थर्ड सिचुएशन इज अनसर्टेनिटी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, अनसर्टेनिटी में तो मुझे कुछ भी पता नहीं होता। So there are three situations to take certain আমি যেটা জানি মানে এটাই হবে হবে, মানে you can easily determine the payoff, তুমি পে অফটা ডিটারমাইন করতে পারবে कि हाँ मैं ये करूंगा, मींस इफ आई विल, যেরকম তুমি এক্সামের জানো, তুমি যদি পড়বে তুমি পাস করবে, দিস ইজ ক্লিয়ার, ডিটারমিনিস্টিক। বাট এবার এরকমই একটা কোশ্চেন পেপার এসে গেল, सपोज मतलब हम लोग के टाइम में हुआ था, टीचर्स का एग्जाम था, वो टेट का, वेस्ट बंगाल टेट का, हम लोग को पढ़ाया गया था हिंदी में, मतलब इट वाज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो, क्योंकि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि बोला गया था उसमें हिंदी या बंगाली में एग्जाम होगा, और एग्जाम आ गया पूरा इंग्लिश में, ठीक है। तो वो तो डिटर्मिनिस्टिक ही नहीं था, वो तो अनसर्टेनिटी था, बिकॉज इट वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड। डिटर्मिनिस्टिक क्या, मैंने यहाँ से पढ़ा, यहीं से आया, क्वेश्चन घुमा फिरा के टफ हो सकता है, इजी हो सकता है, बट मैं कर पाऊंगा। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा प्रिपरेशन है, थोड़ा सा रिस्क लेके चल रहे हैं, वो बीच बीच का सिचुएशन है। और अनसर्टेनिटी मतलब अचानक से कुछ, अचानक बाढ़ आ गई, अचानक कोविड आ गया, तो इसका तो कोई मैंने ये नहीं है ना, नापतोल नहीं है, ठीक है, रीजन नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं इन द गेम थ्योरी। फर्स्ट इज प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब जैसे मैंने अभी बताया ए एंड बी, हम लोग दोनों क्या है, जो हम लोग प्लेयर्स हैं, ठीक है। अभी दूसरा है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब जो मैंने अभी बताया कि हम लोग जो मूव्स ले रहे हैं, कि मैं क्या चाल चल रहा हूँ, तुम क्या चाल चलोगी काउंटर में, तो वो हो गई स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हमारी होती है दो तरह की, एक होती है प्योर स्ट्रैटेजी और एक होती है हमारी मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्योर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने उनमें से एक को ही फॉलो किया, प्योर स्ट्रैटेजी, ओनली आई विल अप्लाई ओनली वन, जो मुझे यही पसंद है मैं यही करूंगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी भी वन ही होगी, क्योंकि अगर सपोज मेरे पास स्ट्रैटेजी ऑप्शंस है ए बी सी, मेरे पास ये तीन स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस हैं, अभी मैंने क्या किया, मैं बोली कि नहीं, मुझे ए को ही सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी इसको क्या अटैच करूंगी, ए के लिए 1, बी के लिए 0 एंड सी के लिए 0। तो प्रोबेबिलिटीज फॉर द स्ट्रैटेजीज अटैच टू दिस, फॉर दिस गेम और दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर ए इज 1, फॉर बी एंड सी इज 0। वैसे ही अगर मिक्स स्ट्रैटेजी होती है, तो मिक्स स्ट्रैटेजी में क्या होता है, सपोज मेरे पास 2-3 स्ट्रैटेजीज हैं अगेन, जैसे ए बी एंड सी, ये तीन स्ट्रैटेजीज मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, मैं बोली कि मैं ए को यूज करने की प्रोबेबिलिटी मैं बोल रही हूँ 50% और बी को भी 50%, दोनों को मैं मिक्स करके एलोकेशन करूंगी, और सी जो है उसको नहीं यूज करूंगी, तो 0। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सीधी सी बात है, मैं ए और बी के कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी को यूज कर रही हूँ।
दैट मीन्स आई एम यूजिंग अ मिक्स स्ट्रैटेजी. प्योर स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं. कंसिडरिंग अदर ऑप्शन आई विल यूज ओनली वन. मैं इसको ही सिलेक्ट करूंगी. ठीक है. अभी मिक्स स्ट्रैटेजी में क्या, मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ. थोड़ा ये दोनों में हम एलोकेशन करती है. सपोज मैंने अपने इन्वेस्टमेंट का एक ये रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्लान. तो इन्वेस्टमेंट प्लान में मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इधर पे इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, थोड़ा डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा. तो 50-50 हो गई प्रोबेबिलिटी की. 50 इधर लगा दिया, 50 इधर लगा दिया. और सी में फिर 0. ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि यहाँ पे 0.33, यहाँ पे 0.33 और रेस्ट में भी इधर 0.33 या 34 जो भी. तो मेरी टोटल मिला के प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1. अब सम ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1. आप जितनी भी स्ट्रैटेजी लोगे उसकी जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये क्या हुई, मेरी प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है ना टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. कल मैंने प्रोबेबिलिटी बताया था ना कितने % चांसेस हैं. तो प्रोबेबिलिटी में कितना अटैच कर रही हूँ. ए को मैं दे रही हूँ 0.33, बी को दे रही हूँ 0.33 एंड सी को 0.33. टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1. सो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल दी स्ट्रैटेजीज विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो ये हो गई मिक्स स्ट्रैटेजी. मिक्स स्ट्रैटेजी में जो मेरी इन मिक्स स्ट्रैटेजी का देखो, जैसे प्योर स्ट्रैटेजी में क्या है, वैल्यू ऑफ एनी स्ट्रैटेजी चोजन विल बी इक्वल्स टू 1. probability of any strategy chosen will always be equals to 1. ठीक है. But in the mixed strategy, since we are using different combination, the value of any strategy chosen will always be less than equals to 1. अगर मैं इस A और B को चूज कर रही हूँ तो दोनों की वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन 1 ना. 50-50 है या 60-40 होगा, 80-20 हो सकता है क्योंकि मिक्स्ड है, प्योर नहीं है. प्योर में एक ही है सिर्फ ओनली गोल्ड. मिक्स्ड है तो गोल्ड के संग खाद मिल गया है तो वो 50-50 हो जाएगी. क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? क्लियर है कौस्तवी तुम्हारा भी? কি বললে শুনতে পারলাম না. ইয়েস ম্যাম. ওকে ঠিক আছে, ভেরি গুড. তাহলে তুমি আগে পড়বে. অ্যাকচুয়ালি আমি একটু তাড়াতাড়ি পড়াচ্ছি এই জন্য, বিকজ এক্সামটা তো এত এসে গেছে একদম মাথার উপরে. বাট হ্যাঁ এবার এক্সামটা তোমাদের ইজি হবে বিকজ তোমাদের এমসিকিউ প্যাটার্নে হবে তো তো মোটামুটি इजी হবে. कुछ नहीं टफ आएगा, टेंशन मत लो. आप लोग से प्रिपरेशन कीजिए. मैं टेस्ट लूंगी तो अब इस वीक में टेस्ट ही लेने वाली हूँ. अब 10 दिन टेस्ट ही देना है. कोस्ते भी आपको भी टेस्ट देके जितना आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे. सीधी सी बात है. चलिए यहाँ पर मैं पहले एक तो बता रही हूँ पोजीशन. अच्छा मिनी मैक्स मैक्सिमिन जो है ना, ये प्रिंसिपल में करके बताऊंगी तो समझ में आएगा. वैल्यू ऑफ द गेम भी मैं इसको करके दिखाती हूँ फिर आपको डेफिनेशन देती हूँ. ठीक है. अदरवाइज अगर डेफिनेशन दूंगी देन यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस फर्स्ट कंसिडर दी पे ऑफ मैट्रिक्स. पे ऑफ मैट्रिक्स सपोज मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक पे ऑफ मैट्रिक्स. दिस इज फॉर प्लेयर बी. हमेशा यहाँ पर प्लेयर बी हम लोग लेते हैं, प्लेयर ए लेते हैं. मैं अगर एक ड्यूपॉली का एग्जांपल ले रही हूँ, 2 कंपनीज हैं, ज्यादा मैं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी 2 कंपनीज को ले रही हूँ, प्लेयर बी प्लेयर ए. अब प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी है 1, 2 एंड 3. ठीक है. प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी है 1, 2, 3. पहले आप लोग इसको समझिए. ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ए, ये कंपनी ए का पे ऑफ मैट्रिक्स है. कंपनी ए जो स्ट्रैटेजी ले रहा है, सपोज कंपनी ए ले रही है A1 स्ट्रैटेजी, मैं ऐसे लिख सकती हूँ A1. ठीक है. A2 ऐसे एंड A3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. और कंपनी बी ले रही है अपना B1 स्ट्रैटेजी, B2 स्ट्रैटेजी एंड B3 स्ट्रैटेजी. अब कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे कंपनी A1 अपनी स्ट्रैटेजी ले रही है तो कंपनी A1 जब अपना स्ट्रैटेजी, कंपनी ए जब अपना स्ट्रैटेजी A1 ले रही है तो इन रिस्पॉन्स टू A1 कंपनी बी कैन टेक एनी 3 स्ट्रैटेजी. कंपनी बी जो है वो B1 स्ट्रैटेजी ले सकता है. he can take B2 strategy as well as he can take B3 strategy. So in response to A1 there are 3 strategies available for company B. Now he can take any of this strategy. Company A is taking only A1 strategy. In response to A1 strategy, company B has got this 3 responses. Now I am writing a value. Suppose here I am writing value 20, 10 and 22. Now what does it mean?
देखो कंपनी बी जो स्ट्रैटेजी लेगा डेफिनेटली वो ए की काउंटर स्ट्रैटेजी लेगा या रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होगी, बिकॉज कंपनी ए हैज टेकन अ स्ट्रैटेजी A1 एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस कंपनी बी इज टेकिंग अ B1 स्ट्रैटेजी। तो वो अपनी कोशिश करेगा बेस्ट स्ट्रैटेजी ले जिससे ए को सबसे ज्यादा नुकसान हो। अगर पॉजिटिव होगा तो ए का तो फायदा अगर हो रहा है, तो बी कैसी स्ट्रेटेजी ले रहा है? मैं क्या कोशिश करूंगी, मेरा मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा हो, मेरे कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कम हो। मैं ऐसी कोशिश नहीं करूंगी बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विद माई स्ट्रेटेजी। बट नॉर्मल इंडस्ट्री में नॉर्मल प्लेयर की बात कर रही हूँ। अगर एक इंडस्ट्री में जब ऑपरेट करते हैं तब आप क्या कोशिश करोगे कि भाई आपकी कंपनी, सपोज तुम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चला रही हो, तुम्हारा मूव क्या रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकूं। तो बी भी तो वैसा ही स्ट्रैटेजी लेगा जिसे ए का जो मार्केट शेयर, सपोज यहां पर ये ए का मार्केट है, ठीक है, और ये बी का मार्केट है। ए ने एक स्ट्रैटेजी लिया यहाँ आगे बढ़ने के लिए, बी स्ट्रैटेजी लेगा कि वो ज्यादा और ज्यादा बढ़ सके, ए को जो है कम से कम जगह मिले, ठीक है, वही है। तो यहाँ पर ये काउंटर हो गया। तो ये जो डिफरेंट हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं ना, जैसे 20 लिखा, 10 लिखा, 22, 30, 40, 38, ये मैं एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना रही हूँ। पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? पे ऑफ मैट्रिक्स का सीधा सा मतलब है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड द पे ऑफ अवेलेबल, इट इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटकम्स ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देखो ये क्या बता रहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो होगा, जैसे A1 के संग B1 का कॉम्बिनेशन में ए को मिलेगा 20% मार्केट शेयर, बी को कितना मिलेगा 10, B3 मतलब अगर B3 लेता है, B3 स्ट्रैटेजी ले रहा है, A1 स्ट्रैटेजी ले रहा है, तो ए को कितना मिल रहा है 22, तो बाकी जो बचा है वो मार्केट शेयर बी का हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ए का देखो स्ट्रैटेजी यहाँ पर A2 स्ट्रैटेजी में ए को मार्केट शेयर मिलेगा 30 इन रिस्पॉन्स टू B1। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई बेस्ट स्ट्रैटेजी नॉर्मली अगर आप कंसिडर करोगे बी को कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, यहाँ पर इस रो में बी को कौन, इस कॉलम में बी को कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए 30 क्यों? इसमें तो ए को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। बी का कौस्तवी तुम्हें बोलो ए कॉलम में बी कौन स्ट्रैटेजी नेबे सो दैट ए विल गेट मैक्सिमम लॉस। आपको 15, यस, ए का फायदा नहीं देखना है हमको, मुझे बी का ऐसा स्ट्रैटेजी लेना है सो दैट ए का नुकसान हो। यहां पर देखो इधर पे 10 सबसे कम हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इधर पे 22, यस, इस कॉलम में 22। अब देखो यहाँ पर दो ही चीज होता है, तो ये एक चीज हमको समझ में आ गया, जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा, चलिए मैं इस गोला को हटाती हूँ, मैं नॉर्मल इसमें चली जाऊंगी। आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, दैट इज इक्वल्स टू गेन ऑफ ए, गेन ऑफ ए, उतना ज्यादा फायदा गेन को होगा और उतना ज्यादा नुकसान होगा ऑफ बी। बी की कोशिश क्या रहेगी इस पे ऑफ मैट्रिक्स में वैल्यू को, ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे जितनी वैल्यू वो कमा सके, क्योंकि ये ए का पे ऑफ मैट्रिक्स है, ए को ये मिल रहा है, ये मार्केट शेयर ए को मिल रहा है, अब बी इतना लूज कर रहा है, तो बी कोशिश क्या करेगा कम से कम देने का, और ए कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा लेने का, दोनों का यही रहेगा ना। अब अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगा ऑपोजिट में, जस्ट नेगेटिव वैल्यू is equals to, just a minute, loss of A and gain of B, opposite scenario है ना, loss of A and gain of B, clear है now। अब यहाँ पे पहले मैं एक दे देती हूँ, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम हम किसको बोलेंगे, गेन ऑफ A is equals to loss of B, ये बोल सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं उल्टा, लॉस ऑफ B is equals to गेन ऑफ A, किसी भी तरीके से हम बोलो, दोनों तरह। जीरो सम गेम में किसी को ही मतलब ये नहीं हो रहा है, किसी को ज्यादा कम नहीं मिल रहा है, बराबर, मेरा जितना गया उतना ही तुमको फायदा होगा,
या मेरा जितना फायदा हुआ उतना ही तुमको नुकसान हुआ, एकदम जीरो सम गेम। ठीक है, अब देखो ये तो जीरो सम गेम हो गया, बट द मेन थिंग इज दैट, जो चीज हम लोग को यहाँ पे जाननी है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, व्हाट इज पे ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें एक होता है रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमम, या दो चीजें हैं, एक है मिनी मैक्स और एक है मैक्सिमिन, ये दो चीज हैं, दो चीज हम लोग को सुनने बहुत मिलता है। हम लोग जब भी सम्स करने जाएंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक हम लोग निकालते हैं रो मिनिमम, दिस इज कॉल्ड रो मिनिमम। বেসিক্যালি কি মানে একজনের গেইন আর একজনের লস। এই পে অফ স্ট্র্যাটেজিতে যেরকম এটা এখানে লেখা আছে, ঠিক আছে, এটা এখানে বোঝাচ্ছে, মানে এটা হচ্ছে পে অফ ম্যাট্রিক্স অফ এ, এরকমই দেখানো হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পে অফ ম্যাট্রিক্স অফ এ, আর এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি অফ বি ইন রেসপন্স টু এ। এবার এই পে অফ ম্যাট্রিক্সে দেখো একটা জিনিস বলছে, এখানে এক্সও হতে পারতো, এক্স ওয়াই এরকমও শুধু থাকবে, सपोज 20 80। ठीक है, ये एक ठो का हुआ, ये हुआ 60 40, ऐसे करके भी पे ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। ऐसे एक तो बॉक्स बना हुआ, सपोज ये हुआ 60 40 एंड 50 50, এরকম একটা पे ऑफ मैट्रिक्स থাকতে পারে। तो इसका इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सीधा सा बात है, ये ए के बारे में बता रहे 20, ये बी के बारे में बता रहे, ये अगेन ए बी, मतलब ये चार स्ट्रैटेजी अवेलेबल हैं। चार स्ट्रैटेजी में ए और बी का क्या पोजीशन हो सकता है, दिस आर 4 স্ট্র্যাটেজিজ अवेलेबल। তো এরকম একটা পে অফ ম্যাট্রিক্সে দুজনেরই পে অফটা দেখানো যায়। দিস এটা তো তোমাকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমি একদম বেসিকটা বোঝালাম, ঠিক আছে। अदरवाइज पे ऑफ मैट्रिक्स तुम्हारे मोटामोटी এরকম আসবে, एक कॉम्बिनेशन पूरा दिया रहेगा, मतलब आप समझ लो दो प्लेयर्स हैं तो डिफरेंट, सपोज ये स्ट्रैटेजी 1 है, स्ट्रैटेजी 2 है, ये स्ट्रैटेजी 3 है, ये 4 क्वाड्रेंट है ना, तो 4 क्वाड्रेंट में 4 स्ट्रैटेजी है, 4 स्ट्रैटेजी का पे ऑफ क्या रहेगा। देखो एक तो चीज आपको जानना पड़ेगा, एक ही ये मार्केट है, अगर ए को 80 मिल रहा है तो बाकी 20 हो सकता है बी का है। अगर मैं डुओपोली मार्केट ले रही हूँ, दो ही जन है प्लेयर, तो ए का अगर 80 हो रहा है तो बाकी 20 बी का, अगर ए को 20 मिल रहा है तो बाकी 80 हो गया बी का। ऐसे ही हम लोग इसको पे ऑफ में लेते हैं। अच्छा, अब मैं आ रही थी, कहाँ थी मैं, भूल गई। ओके, रो मिनिमा में ছিলাম। फर्स्ट जब भी हम सम्स करने जाएंगे, কৌস্তবী বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ। ओके, যখনই you will start with the sums, whenever you start with the sums, first you have to find the row minimum। ये एकदम बेसिक है गेम थ्योरी का। अभी रो मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम कौन सा है, 10 रो, इसमें कौन सा है कम, 30 है ना, इसमें कौन सा कम है, 15। तो मैंने इसमें क्या किया, रो का सबसे मिनिमम लिया, सबसे कम लिया ना, सारे कम को हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सपोज यहाँ पर मैंने इसको मैक्सिमम को लिया, इसमें मैं क्या की, मिनिमम वालों में से मैक्सिमम को सिलेक्ट किया। जितने भी मिनिमम वैल्यूज हैं, मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू को मैं सिलेक्ट किया, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमीन। मीन वैल्यू, मैक्सिमीन मतलब मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम, मेरे पास जितने मिनिमम पे ऑफ अवेलेबल हैं उनमें से मैक्सिमम क्या है, उसको बोलता है मैक्सिमीन स्ट्रैटेजी या मैक्सिमीन पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कॉलम मैक्सिमम, हम कॉलम मैक्सिमम को निकालेंगे, CM ऐसे। अब इसमें से कॉलम में मैक्सिमम कौन सा है, देखो यहाँ पर हो गया आपका 30, मैक्सिमम इससे मैक्सिमम कौन सा है, 40 और 38, ठीक, ये हो गया। अब ये मैक्सिमम में से मिनिमम कौन सा है, 30, तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मिनी मैक्स, इसको बोलते हैं मिनी मैक्स, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रॉम द मैक्सिमम, मैक्सिमम जितना हमने निकाला उसका मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 30, तो ये था मैक्सिमीन और ये है मिनी मैक्स। क्लियर रहेगा,
मैक्सिमम में से मिनिमम निकाला, इस मतलब सॉरी मिनिमम में से मैक्सिमम निकाला, इसलिए रो मतलब उसको बोलते हैं मैक्सिमिन। और मिनी मतलब यहाँ मैक्सिमम में से मिनिमम निकाला, इसलिए इसको बोलते हैं मिनी मैक्स। ठीक है ये दो निकल गया आपका। अभी देखो यहाँ पर हम लोग का और एक चीज है, और एक सिचुएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। एक गेम में सैडल पॉइंट तब आएगा, रुको एक मिनट, एक गेम में सैडल पॉइंट तभी आएगा व्हेन योर मैक्सिमीन पॉइंट इज इक्वल्स टू मिनी मैक्स। अगर ये दोनों वैल्यू एक हो गई, मैक्सिमीन इज इक्वल्स टू मिनी मैक्स, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सैडल पॉइंट। और वो जो अमाउंट है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, अब मैं इसका मतलब थ्योरेटिकल लिखवा देती हूँ। Now write it down. देखिए, मिनी मैक्स is equals to minimizes the maximum losses। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रिंसिपल, किस पर नहीं है तो प्रिंसिपल लिखो, maximizes the minimum guaranteed gains of player A। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका सैडल पॉइंट। क्लियर है सैडल पॉइंट आपको? सैडल पॉइंट इज इक्वल्स टू मिनी मैक्स लिख देती हूँ मैं, मिनी मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमीन, सैडल पॉइंट। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ द गेम। इफ द गेम हैज अ सैडल पॉइंट, ठीक है, then the value of the cell at the saddle point is called the value of the game। ठीक है, now 2-person zero sum game। In a game of 2 players, if the gain of one player is equal to the losses of another player, then that game is called person zero sum game। ये तक कुछ थ्योरी, इसके बाद हम लोग अब मैथ्स में जाएंगे। ठीक है।